Hello students, welcome back to my channel. So far we are heading towards World War One, जिसको ग्रेट वॉर भी बोला जाता है. एंड अगर इसके साथ हम वर्ल्ड वॉर टू पढ़ लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड टोटल वॉर. ठीक है. सो वर्ल्ड वॉर टू लेटर हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर वन के बारे में डिस्कस करते हैं. सो फार हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं, लाइक एनलाइटनमेंट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अमेरिकन रिवोल्यूशन, American Civil War. Then we have discussed about French Revolution, Italy unification, German unification. Then हमने एक छोटा सा टॉपिक वियना कांग्रेस वो भी कवर किया था. देन वी हैव डिस्कस अबाउट कोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन. सो फार हमने इतने सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं, और इनके साथ मैंने कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हैं. एंड पीवाईक्यू की भी डिफरेंट सीरीज है जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. Every day I have discussed at least one PYQ with like introduction, conclusion and subparts explanation. Now, वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बात करते हैं. तो टू बी प्रिसाइज ये ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में शुरू हो गया था वॉर. ठीक है. इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ लॉट ऑफ इवेंट्स. बहुत सारे इश्यूज हुए थे एंड एक जो कहते हैं ना, रिफ्ट पहले से ही चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही चल रहा था, बट एक इंसिडेंट चाहिए था जिसकी वजह से वॉर जो है वो डिक्लेयर हो जाए. तो ये हुआ था इश्यू जो हम आगे डिस्कस करेंगे. अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड जो है वो उसका 1914 से 1918 तक माना जाता है. ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट बैटल विथ fought with modern weapons. Modern weapons means use of tanks, guns. ठीक है. इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया था आर्म्स एंड अम्युनिशन में अंदर, इसलिए उसको मॉडर्न वेपनरी का बैटल बोला जाता है. अप्रोक्सीमेटली ये एक इंग्लिश चैनल के एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ पॉपुलेशन डाइड इन दिस वर्ल्ड वॉर वन. इमेजिन 1914 का टाइम था जहां पे लिमिटेड इतनी पॉपुलेशन काफी ज्यादा लिमिटेड थी, और यूरोप में तो आज भी काफी ज्यादा लिमिटेड पॉपुलेशन है, और उस टाइम के अंदर इतने सारे पॉपुलेशन जो है वो मर गए थे. ऐसा बोला जाता है कि 95 लाख जो है वो अलाइड पावर से एंड 85 लाख जो है वो एक्सिस पावर से. अलाइड पावर और एक्सिस पावर भी हम डिस्कस करेंगे. इन द सेंस दोनों पावर से अप्रोक्सीमेटली 95 लाख एंड 85 लाख लोगों की डेथ हुई है. It disturbed in whole Europe and it destroyed all the infrastructure. ठीक है. ऑब्वियसली बात है, वॉर जो होता है वो कभी भी फेवरेबल नहीं होता है. अगर किसी एक को फेवरेबल होता है तो दूसरे को 100% अनफेवरेबल रहता है. बट जिसको फेवरेबल रहता है वहां से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. तो वॉर के अंदर भी यही हुआ था. एंड एक्चुअली वर्ल्ड एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर लेड टू द लाइक इट 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 सीड्स कहते हैं ना, वो बो दिए थे फॉर द वर्ल्ड वॉर टू. नाउ अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि मेजर वर्ल्ड की डोमिनेटेड उस टाइम पे पावर्स कौन कौन सी थी, तो हमने देखा था कि ब्रिटेन थी, जर्मनी थी, फ्रांस थी. ये तीन मेजर पावर थी, जर्मन, ब्रिटेन एंड फ्रांस. एंड तीनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था. वो हमने जर्मन यूनिफिकेशन में भी देखा, वो हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे भी देखा, अमेरिकन रिवोल्यूशन के टाइम पे भी देखा. ठीक है. ब्रिटेन लीडिंग इन कोल प्रोडक्शन, वहां पे था, कोल प्रोडक्शन था. ठीक है. ब्रिटेन की नेवी भी बहुत स्ट्रांग थी. ठीक है. और जर्मन जो था वो आयरन एंड स्टील के अंदर काफी ज्यादा था. ठीक है. तो ब्रिटेन की नेवी होने के बाद जापान, सॉरी जर्मनी जो है वो ऑब्वियसली दे वांटेड टू हैव अ गुड नेवी, ताकि फ्यूचर के अंदर जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो या बैटल हो तो दोनों उसको compete कर सके ब्रिटेन को. सो फॉर दैट जर्मनी स्टार्टेड लाइक फोकसिंग ऑन मॉडर्नाइजेशन. हम एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चैप्टर में सेपरेटली डिस्कस करूंगी. उसके अंदर मैंने आपको पीवाईक्यू के अंदर डिस्कस किया था कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो बाकी कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज से डिफरेंट कैसे था. तो जर्मनी में ये डिस्कस किया था कि जर्मनी ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था, या फिर हम बोलते हैं आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन के में किया था. ठीक है. सो दे एक्चुअली focused on industrial revolution after like getting united. आउटसाइड पावर अगर हम देखते हैं यूएसए, तो यूएसए का जो स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन काफी ज्यादा था, लेकिन वो ब्रिटेन और जर्मनी से ज्यादा था. ठीक है. जापान, इट वाज लीडिंग इन टेक्सटाइल. जापान रिवोल्यूशन और जापान के अंदर जो चीजें हुई वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक होगा. बहुत ज्यादा डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम थे. यूरोप के अंदर हम देखते हैं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, जैसे कि यूएस में, फ्रांस में, ब्रिटेन में उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट धीरे धीरे आ रही थी. लेकिन जर्मनी के अंदर रियल पावर हमने देखा था केजर विलियम के अंदर था.
ठीक है, यूनिफिकेशन होने के बाद भी देखा था कि वहां पे मोनार्की थी। इटली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई थी। ठीक है, राइट टू वोट इज कन्फाइंड टू ओनली वेल्दी पीपल। और जापान के अंदर हमने देखा था मेजी रिस्टोरेशन हुआ था वहां पे डाइट की हेल्प की वजह से, और फिर धीरे धीरे वहां पे धीरे धीरे पार्लियामेंट्री बनने लगी थी। ठीक है, इंपीरियल एक्सपेंशन होता था, हो रहा था धीरे धीरे, बिकॉज दैट वी हैव सीन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड देन स्क्रैम्बल टू अफ्रीका हमने देखा था। धीरे धीरे इस तरीके से राइवलरी बढ़ने लग गई थी। तो ये अगर हम एक बार इस मैप को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, जर्मनी का ये एम्पायर है। ठीक है, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर ये है आपका। ये जो है इनको हम बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं, लाइक सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, मोन्टेग्रो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक ऑटोमन एम्पायर है। रशिया ये रहा, यहाँ पे ब्लैक सी है। इटली की पोजीशन ये है, फ्रांस की ये है, ब्रिटेन की ये है। ये पोजीशन आप एक बहुत अच्छे से मैप में देख लो। स्पेन और पोर्टुगल का ऐसा कुछ रोल नहीं था, वो अपन अपने अपने में लगे हुए थे, अपनी कोलोनाइजेशन प्रोसेस में ही ज्यादा इन्वॉल्व थे। यूरोपियन इस वॉर के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा तरीके से। एक रीजन है जो सबसे, अगर हम एक लाइन में कभी रीजन देना हो कि व्हाट एग्जैक्टली वर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, तो चार इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उनको ध्यान में रखना: नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिट्रियलिज्म एंड अलायंसेस। नेशनलिज्म, क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा था 1830 एंड 1848 का जो रिवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ सिर्फ यूरोप में था, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो है वो अफ्रीका में भी देखने को मिले थे, एशिया में भी देखने को मिले थे। कि जब नेशनल कॉन्शियसनेस आती है, इनफैक्ट यूरोप के कुछ कंट्रीज में हुआ था ये, जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, यहीं पे हुआ था। बट वहां पे जो बाल्कन स्टेट्स थे, उनमें भी नेशनल कॉन्शियसनेस आई कि एक आउटर पावर आके हमें कभी भी रूल कैसे कर सकती है, हमारी खुद की सोवरेंटी क्या, हमारे खुद के लोगों की विल क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। देन इंपीरियलिज्म, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, न्यू मार्केट चाहिएगा, न्यू मार्केट की वजह से आपका पॉलिटिकल कंट्रोल भी वहां होना चाहिए। ठीक है, तो दैट लाइक लेड टू द इंपीरियलिज्म। अफ्रीका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एशिया में इंडिया और चाइना इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन मिलिट्रियलिज्म, धीरे धीरे फोर्सेस का यूज होने लग गया है। एक कंट्री किसी और के ऊपर अटैक करेगी, नेवल अटैक मान लो, या आर्म्स एंड एमिनेशन से अटैक कर लो मान लो, तो ऑब्वियसली दूसरी कंट्री भी उसको रिटेलिएट करेगी या अपने आप को सेव करेगी। देन अलायंसेस, एक दूसरे के साथ अलायंसेस होनी चाहिए। और उस टाइम पे ट्रेंड था फॉर द सीक्रेट अलायंसेस, कि किसी को पता ही नहीं है क्या जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया और ब्रिटेन कब फ्रेंड बने, रशिया फ्रांस कब फ्रेंड बने, फ्रांस और ब्रिटेन का तो 7 इयर्स वॉर हुआ था, बट वो आपस में कैसे जुड़ गए। तो सीक्रेट अलायंसेस काफी ज्यादा थी। ठीक है, इस फियर में, इस सस्पिशियस में कि कहीं कोई कंट्री कंट्री हमें नेक्स्ट टाइम फ्यूचर पे अटैक ना कर दे हमारे ऊपर। ठीक है, आज अगर देखते हो तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को खुले खुले आम मतलब चेतावनी देता है, या खुले आम पता है, जैसे रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को इसराइल सपोर्ट करता है, हैंस इंडिया सपोर्टिंग इसराइल। रशिया यूएसए को कभी नहीं करेगा, यूएसए चाइना को नहीं करेगा, चाइना यूएसए को नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ओपन स्ट्रक्चर हमें पता चलता है कि कौन किसकी दुश्मनी किसके साथ है, किसकी दोस्ती किसके साथ है। बट यहाँ पे पूरा अलायंसेज है। जो 2 साल पहले कोई कंट्री फाइट कर रही थी, जैसे कि हमने देखा था फ्रांस एंड जर्मनी आपस में प्रॉब्लम्स थी, बट यूनिफिकेशन के टाइम पे जर्मनी ने फ्रांस की हेल्प ली, फ्रांस ने जर्मनी की हेल्प की, लाइक दिस। कन्फ्रंटेशन ऑफ कॉलोनीज हमने डिस्कस किया, जैसे ओल्ड राइवलरी भी डेवलप हो रही थी धीरे धीरे यहाँ पे, जैसे कि रशिया ने फ्रांस पे अटैक किया था। ठीक है, फ्रांस पे, क्योंकि उन्होंने अल्साक और लॉरेन ले लिया था, लेकिन अब उसको फ्रांस को वापस चाहिए था कि हमें चाहिए अब हमारा एरिया। ठीक है, ये आप देखो, अल्सैक और लोरेन जो है वो यहाँ पे है, ये प्रशा ने ले लिया था यूनिफिकेशन के टाइम पे, जो हमने डिस्कस किया था। फ्रांस को वापस चाहिए था कि हमारा एरिया हमें रिटर्न में चाहिए, तो दोनों आपस में लड़ने लगे। ठीक है, रशिया जो है वो सस्पिशियस था कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो सर्बिया को ले लेगा। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर यहाँ पे है, और ये वाली जो कंट्रीज है इन सबको हड़पाने के चक्कर में था। और यहाँ पे एथनिसिटी जो है वो स्लैव्स थी, और स्लैव्स जो है वो अपने आइडेंटिटी मैच करते थे रशिया के साथ। रशिया उनको स्लैव्स को, बहुत सारे स्लैव्स आज भी रशिया के अंदर है। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब रशिया के अंदर भी प्रॉब्लम थी कि रशिया चाहता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी कभी भी सर्बियन एम्पायर को ना ले।
और सर्बिया के अंदर एक इंटेंशन था कि हमें स्लैव्स का एक अलग से सिंगल नेशन बनाना है, यूगोस्लाविया जिसको बोला जाता था, जो बना भी बट बाद में टूट भी गया। ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिया ने जब इनमें इशू क्रिएट करने की कोशिश की और जब उसने बोस्निया को हड़प लिया था तो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई थी, लाइक दिस। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ट्रिपल अलायंसेस बनी। ट्रिपल अलायंसेस में सबसे पहले आएंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। इटली ने बाद में हट गया था। ये तीन लोग बने। और ट्रिपल एंटिटी हम जिसको बोलते हैं, जिसमें ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस बने। अब नाउ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रांस और रशिया जिसमें प्रॉब्लम थी, याद करो, इटली यूनिफिकेशन, जर्मनी यूनिफिकेशन, जहां पर फ्रांस जो है वो रशिया के अगेंस्ट लड़े थे। ठीक है। तो यहाँ पे रशिया और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट किया कि कुछ भी हो जाए 1894 के अंदर, हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखो एक इशू ये भी है, रशिया में उस टाइम पे जार की डेथ हुई थी। ठीक है। उनका बेटा जो है निकोलस, वो थ्रोन पे बैठे थे, जो कि काफी यंग थे। तो रशिया में ऑलरेडी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी। तो रशिया एक अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे एक आउटर पावर से लड़ना। ये हम चीजें रशियन रेवोल्यूशन में भी डिस्कस करेंगे। तो रशिया ने फ्रांस के साथ दोस्ती की, चाहे जो हो जाए हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस, अब देखो याद करो 7 इयर्स वॉर चल रहा था। नेपोलियन ने ब्रिटेन पे कितनी बार अटैक किया है, राइट। नेपोलियन के अगेंस्ट ब्रिटेन लड़ रहा था। बट इन दोनों ने यहाँ पे एक कॉर्डियल एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखेंगे। ठीक है। ब्रिटेन और रशिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है। जो कि मैंने आपको जब कोलोनाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि कौन सी कंट्री एक किसी दूसरी कंट्री के उसका अपना इन्फ्लुएंस बना के रखती है। जैसे कि अगर स्फीयर इन्फ्लुएंस की बात करें तो एट प्रेजेंट चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, लाइक श्रीलंका वाला पार्ट, साउथ चाइना सी वाला पार्ट, राइट। वहां पे साउथ चाइना से जो भी कंट्री सटी हुई है वो सब चाइना उनको सपोर्ट करता है, तो चाइना का एक तरीके से वहां पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है। तो सिमिलरली उस टाइम पे हमने ये देखा था कि किस तरीके से रशिया और ब्रिटेन ने साइन किया था फॉर अफगानिस्तान एंड ईरान। उन्होंने इन दोनों को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट ब्रिटेन का, हाफ रशिया का, और एक पॉइंट जो होगा रहेगा दोनों में कंबाइंड रहेगा। ठीक है। तो तीनों ने देखो इस तरीके से अलायंसेस बना के अपनी गुटबंदी कर ली कि अब हमें कोई भी पावर हमारे अगेंस्ट अटैक करेगा, लाइक जर्मनी और ऑटोमन्स का ही था कि अगर ये हम पे अटैक करेंगे तो हम हमेशा साथ में रहेंगे, वॉट सोवर द रीजन इज। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि कुछ कुछ इवेंट्स हुए थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हुए थे, एंड फाइनल इवेंट जो हुआ जिसकी वजह से एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिया था। नाउ फर्स्ट इवेंट देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड द ऑटोमन्स फॉर द बाल्कन स्टेट्स। मैंने आपको मैप के अंदर बताया था कि बाल्कन स्टेट्स जो हैं, आई थिंक यहाँ पे मैप लगाया नहीं है मैंने, आगे लगाया है। ये बाल्कन स्टेट्स हैं, आप ये देखो, ये बाल्कन स्टेट्स मैंने आपको बताया। और यहाँ पे टर्की है जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर है। ठीक है। तो रशिया और ऑटोमन्स के लिए बीच में प्रॉब्लम हुई। रशिया बाल्कन स्टेट्स को हेल्प कर रही थी कि वो ऑटोमन एम्पायर से सेपरेट हो जाए, क्योंकि इन सारे ये जो ऑटोमन एम्पायर ने बाल्कन स्टेट पे कब्जा कर रखा था। तो उन्होंने ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी के अंदर 1878 है, ये 19 नहीं, 1878 है, ये ट्रीटी साइन हुई थी कि हंगरी और ऑस्ट्रियन एम्पायर को बोस्निया और हर्जोगोवानिया पे राइट्स दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन पे टेम्पररी, लेकिन वो ऑटोमन एम्पायर के ही पार्ट होंगे। ये इस वाले एरिया पे ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर को राइट्स दिए जाएंगे, बट एडमिनिस्ट्रेशन राइट होंगे टेम्पररी, लेकिन वो पार्ट अभी भी ऑटोमन्स के ही होंगे। ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के इंटेंशन था कि हमें सभी अपने नियर बाय रीजन को मिला के एक अच्छा बड़ा एम्पायर बनाना है, जर्मनी से बड़ा, रशिया से बड़ा। ठीक है, ताकि हम बहुत ज्यादा पावरफुल रहे। बट ऑस्ट्रिया कभी पावरफुल नहीं रहा। ठीक है। तो 1908 ने ऑस्ट्रिया ने एनेक्स कर लिया बोस्निया और हर्जेगोविना, जिसकी वजह से सर्बिया जो है वो काफी ज्यादा एंग्री हो गया था। हुआ है बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सर्बिया का हमेशा से इंटेंशन था कि जितने भी स्लैब्स हैं इन सबको मिला के हमें एक नेशन बनाना है।
अगर ऑस्ट्रिया इस पे कब्जा करेगी तो सर्बिया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यही सेम हैपेंड हुआ था इन 1908। और ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से ये बहुत सारे जो स्टेट्स, जो स्लैव स्टेट ऑटोमन्स के अंदर थे, वो धीरे धीरे नेशनल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे, लाइक जैसे कि बुल्गारिया। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए धीरे धीरे ऑटोमन के हिसाब, ऑटोमन की वजह से। तो फाइनली ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने एक डील बनाई कि हम लोग बोस्निया स्टेट्स को अटैक करेंगे और रशिया जो है वो ऑटोमन एम्पायर को एनेक्स करेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पोजीशन देखो, यूरोप की अगर पोजीशन देखो, यूरोप का मैप अभी लगाया था मैंने, यूरोप का मैप की अगर पोजीशन देखो, तो यहाँ पे ये देखो काफी नियर नियर रीजन जो है वो ऑटोमन एम्पायर है रशिया का। तो रशिया जो है वो यहाँ तक पूरा और ज्यादा एरिया में भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पावरफुल हो जाएगा। सो रशिया ने बोला कि ठीक है, आप इनको रखो, मैं ये एनेक्स करूंगा और इसको अपना पार्ट बनाऊंगा। तो दोनों ने डील साइन की। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहां पे रशिया में भी काफी ज्यादा स्लैब्स रह रहे थे, जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया था। उनको प्रॉब्लम हुई और वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे कि आप बोस्निया का इन्वेजन नहीं होना चाहिए वाया ऑस्ट्रिया। तो रशिया को फोर्सफुली बोस्निया को सपोर्ट करना पड़ा। क्योंकि मैं रशियन रिवोल्यूशन के अंदर बताऊंगी कि उस टाइम पे निकोलस, जार निकोलस जो थे, उनके फैमिली में भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्लस इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे थे रशिया के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से फोर्सफुली रशियन गवर्नमेंट, रशियन एम्पायर को बोस्निया को सपोर्ट करना पड़ा। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी के पास गया कि हमारी हेल्प करो, और जर्मनी तो रेडी रहता है कि कोई भी ऐसी चीज हो जो अगेंस्ट ब्रिटेन, अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, अगेंस्ट फ्रांस हो, हमें हेल्प करनी है। तो जर्मनी अग्री टू हेल्प ऑस्ट्रिया। और रशिया ने फिर इस टाइम पे पैक्ट, रशिया को पैक्ट बनाना पड़ा ब्रिटेन एंड फ्रांस के साथ। इसीलिए उन्होंने रशिया ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ इस तरीके के पैक्ट साइन किए थे, ताकि फ्यूचर में ऑस्ट्रिया और जर्मनी मिलकर उन पर अटैक करे तो वो सेफ रहे। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मोरिकन क्राइसिस, जो कि 19 ये फर्स्ट इवेंट हुआ था राइवलरी। नाउ मोरिकन क्राइसिस 1905 1906 के अंदर, ये मोरिकन की पोजीशन है, आप देख लो। ठीक है, मोरिकन जो है उस पे स्पेन का भी राइट था, थोड़ा बहुत ब्रिटेन का भी था, काफी ज्यादा था, फ्रांस का भी था। काफी ज्यादा बड़ी ये कॉलोनी थी, प्रीशियस कॉलोनी मानी जाती थी, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक थी विद अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, तो ये मोरक्को की ये पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है अगादिर, इसका ध्यान रखना क्योंकि इसका जिक्र हम करेंगे। तो ये आपने मोरक्को की पोजीशन देखी। ठीक है, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कॉर्डिनेट रिलेशन का साइन किया था। ठीक है, ब्रिटेन ने, अब ब्रिटेन का राइट था इजिप्ट और सूडान पे, ये उन्होंने पैक्ट साइन भी किया था कि ब्रिटेन जो है वो इजिप्ट और सूडान पे अपना राइट रखेगा और फ्रांस उसको सपोर्ट करेगा। और फ्रांस जो है वो मोरक्को पे राइट्स रखेगा और ब्रिटेन उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जर्मनी जो है वो मोरक्को को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानती थी, क्योंकि नियर बाय रीजन की कुछ कुछ कॉलोनीज जो है वो जर्मनी की भी थी। प्लस अगर पोजीशन वाइज देखें तो जर्मनी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इस जगह, तो जर्मनी के ये नजदीक ज्यादा पड़ती है, दैट्स व्हाई जर्मनी इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कनेक्ट करती थी। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई फ्रांस और जर्मनी के बीच में। एंड ब्रिटेन की वहां पे ड्यूटी बनती है कि ब्रिटेन विल सपोर्ट फ्रांस। तो जर्मनी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई कि कॉन्फ्रेंस में आओ, इस तरीके से आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हो। लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया कि हम इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगे, फ्रांस ने भी मना कर दिया ऑब्वियसली। सिंस फ्रांस और ब्रिटेन ने मना कर दिया, तो रशिया हैड टू डिक्लाइन, क्योंकि तीनों ने पैक्ट साइन कर रखा था। ठीक है, फिर ये इसके पास की जो यहाँ पे स्पेन का भी कुछ राइट्स थे, तो स्पेन ने भी मना कर दिया। स्पेन ने मना कर दिया तो इटली ने बोला यार अब हम अकेले तो नहीं सपोर्ट करेंगे जर्मनी को। ठीक है, इटली हमेशा दगाबाजी ही की है इटली ने, यहाँ पे अलायंसेस के साथ मिले हुए हैं और बाद में दूसरी टीम के साथ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जर्मनी की काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और किसी ने भी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की। तो फ्रांस ने फाइनली एंड में अपना मोरक्को की पुलिस और बैंक पे राइट एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो जर्मनी ने परेशान होके यहाँ पे एक अगादिर आइलैंड है, यहाँ देखो, यहाँ पे अपनी वॉर फोर्स भेज दी। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने उस टाइम पे जर्मनी को ये भी बोला था कि डोंट डू दिस। ठीक है, लेकिन जर्मनी माना नहीं, और जो जर्मनी के लोगों के अंदर ब्रिटेन एंड फ्रांस के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हुए, और उन्होंने काफी ज्यादा अग्रेशन दिखाया। ठीक है,
तो फाइनली जर्मनी को कंपेंसेट किया गया कि प्लीज हमारी बात मान लो, हम तुम्हें कुछ पार्ट भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको कंपेंसेशन नहीं देंगे, हम जो प्रीशियस कॉलोनी है फ्रांस की कॉन्गो वो हम आपको दे देते हैं। तो दैट्स हाउ लाइक दिस मोरक्कन क्राइसिस की वजह से काफी राइवलरी जो है वो बाहर निकल के आई, और किसी ना किसी तरीके से जर्मनी को अपीस करने की कोशिश की, कंपनशेट देने की कोशिश की इन द फॉर्म ऑफ गिविंग अनदर कॉलोनी। ये एक क्राइसिस हुआ था। ठीक है ना। दूसरा क्राइसिस अगर हम देखते हैं तो हम ये देखेंगे बाल्कन वॉर्स, जो कि बहुत ज्यादा यूजलेस थे, आपस में ही लड़ रहे थे बाल्कन सेकंड के अंदर। फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट बाल्कन वॉर हुआ था ऑब्वियसली बाल्कन अगेंस्ट ऑटोमन्स होगा। ठीक है, क्योंकि ऑटोमन्स ने कैप्चर कर रखा था बाल्कन स्टेट्स को, तो बाल्कन्स ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ऑटोमन्स और बाल्कन्स जीत गए। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी और ब्रिटेन जो है वो मीडिएटर बने और उन्होंने टेरिटरीज जो है वो बाल्कन्स की अपने आप में डिवाइड कर दी। वाई जर्मनी एंड ब्रिटेन? क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट तो ऑलरेडी बाल्कन स्टेट्स थे लाइक बोस्निया सर्बिया, तो यहाँ पे जर्मनी न्यूट्रल पार्टी को मीडिएटर बनाया गया और दूसरी साइड से ब्रिटेन को बनाया गया। ठीक है, अब ना, अब क्वेश्चन आता है, लेट मी शो यू इन द मैप। ना, सर्बिया ये रहा, मकदोनिया ये रहा, बुल्गारिया ये रहा और अल्बानिया ये रहा अभी, और ये बोस्निया ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर ये था फर्स्ट बाल्कन वॉर के अंदर सर्बिया को अल्बानिया चाहिए था और बुल्गारिया ने डिमांड किया हमें मकदूनिया दो। मकदूनिया किस लिए फेमस है? अलेक्जेंडर के लिए फेमस है, उसके अलावा वो कोई फेमस नहीं है। ठीक है, वहां पे उसकी एक सबसे बड़ी चीज ही है कि उनको अलेक्जेंडर वहीं से बिलोंग करते थे। तो सर्बिया को चाहिए था कि अल्बानिया दो। क्यों? क्योंकि समुद्र में है ना, ट्रेड आसानी से होगा, नेविगेशन आसानी से होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होगा। ठीक है, और बुल्गारिया को चाहिए था मकदूनिया बिकॉज नियर बाय रीजन था। ठीक है, तो ये जब चीज हुई तो इसके लिए कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। ठीक है, हुआ ये था कि अल्बानिया इंडिपेंडेंट हो गया, पावरफुल था, इंडिपेंडेंट हो गया, और मकदूनिया जो है वो सर्बिया को दे दिया गया, जो कि सर्बिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्योंकि बुल्गारिया को चाहिए था मकदूनिया, वो तो मिला नहीं, वो दे दिया सर्बिया को। ठीक है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। दैट लेड टू द सेकंड बाल्कन वॉर। सेकंड बाल्कन वॉर 1913 में होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली सर्बिया होगा अगेंस्ट बुल्गारिया, क्योंकि बुल्गारिया को मकदूनिया चाहिए था जो कि सर्बिया को दे दिया। तो बुल्गारिया ने सर्बिया पे अटैक किया। अब जब बुल्गारिया सर्बिया पे अटैक करेगा तो सर्बिया के अगेंस्ट कौन है? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया विल सपोर्ट बुल्गारिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने बोला कि भैया हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जब ऑस्ट्रिया बुल्गारिया की हेल्प करेगा तो सर्बिया की हेल्प कौन करेगा? रशिया। जब रशिया आएगा तो रशिया की हेल्प कौन करेगा? ब्रिटेन। और ऑब्वियसली बुल्गारिया इसके अंदर हार गया था और बुल्गारिया ने अपनी टेरिटरी भी जो है वो सर्बिया को लॉस कर दिया था। तो सेकेंड बाल्कन वॉर जो है वो आपस में ही लड़ा गया था, और इस तरीके से सर्बिया जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, और वहां पे उन्होंने जो भी स्लैव्स थे उनको काफी ज्यादा ऑस्ट्रिया की स्लैव्स को भी यूनिफाई करने की कोशिश की थी। ठीक है ना। अब एक चीज आती है कि ऑस्ट्रिया की, हमने देखा था पिछली बार कि ऑस्ट्रिया की एक टेरिटरी थी बोस्निया, जो कि बाल्कन स्टेट में से थी। तो वहां पे किंग फ्रांस फर्डिनेंड थे, वो घूमने के लिए निकले थे। हमारे यहाँ पे भी जब ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया, तो क्वीन एलिजाबेथ भी तो आई है देखने के लिए, दौरा करने के लिए। तो सिमिलरली किंग जो है वो वहां पे घूमने के लिए निकले थे। बट बोस्निया में अगेंस्ट ऑस्ट्रिया काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि आपने किसी कंट्री को कैप्चर करके रखा हुआ है, वहां पे पूरा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आप ही देख रहे हो और एक्सप्लॉइट कर रहे हो, राइट। तो वहां पे गैरविनो प्रिंसेप थे बोस्निया के, जो कि यंग बोस्निया जो एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था विच इज एडेड बाय द सर्बिया, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा परसेप्शन था। उन्होंने ऑस्ट्रिया के वाइफ, ऑस्ट्रिया के किंग और ऑस्ट्रिया की क्वीन सोफी पे अटैक कर दिया, और वहीं पे दोनों जनों की डेथ हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि इट वाज अ प्लान्ड ऑपरेशन बाय द सर्बिया मिलिट्री। तो रशियन तो ऑस्ट्रिया का किंग मारा गया,
इट वॉज द लास्ट किंग ऑफ द हैब्सबर्ग डायनेसिटी, और उस किंग की हत्या कर दी गई। मीन्स अब ऑस्ट्रिया का एम्पायर किंगलेस हो गया। हमने अभी देखा था कि वहां पे मोनार्की थी, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्की थी इनफैक्ट, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर। वहां पे किंग की हत्या कर दी गई बोस्निया के अंदर। सो ये बहुत बड़ा इशू हुआ था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया ने कहा ठीक है, हम दो डिमांड रेस करते हैं, अगर वो पूरी कर सकते हो तो ठीक है, हम टाइम देखते हैं 24 जुलाई तक का, अगर नहीं होगा तो ऑस्ट्रिया जो है वो अटैक कर देगा एंड ऑस्ट्रिया विल चूज वॉर अगेंस्ट एनीथिंग। तो ऑस्ट्रिया ने डिमांड की थी कि या तो हमें सर्बिया टेरिटरी दे दो, और उन्होंने मना कर दिया। ऑब्वियसली सर्बिया टेरिटरी क्यों किसी को देंगे, सर्बिया तो खुद पावरफुल था, ठीक है। तो डिमांड नहीं रेस की, नहीं मानी, तो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर। और इसको एक थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बोला जाता है कि एक कंट्री, ये देखो, एक कंट्री जो है वो एक छोटे से पार्ट के पीछे पड़ी है, जैसे कि ये सर्बिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ये रशिया है, उनके पीछे जर्मनी है, देन फ्रांस है, देन बाकी सब है, लाइक दिस वाज अ टैटू, दिस वाज अ कार्टून इन द न्यूज़पेपर ड्यूरिंग 1914 और 1918। इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है, इसको थ्रेटनिंग सिचुएशन भी कहा जाता है, इसीलिए उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं अलाइड पावर मतलब जो आपस में जिन्होंने जो जीती थी, और सेंट्रल पावर मीन्स जो हारी थी। अब ना, अगर अलाइड पावर की बात करें तो हमें एक चीज पता चल गई, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया आपस में रहेंगे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। और हुआ ऑब्वियसली, इनके अगेंस्ट कौन रहेगा, सबसे पहले ऑस्ट्रिया रहेगा। ऑस्ट्रिया रहेगा तो जर्मनी उनको सपोर्ट करेगा, और जब ऑस्ट्रिया जर्मनी इधर है तो सर्बिया इधर होंगे, क्योंकि क्योंकि सर्बिया को ही तो ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर इटली भी इनके पास आ जाता है, बेल्जियम भी, पोर्टुगल भी, क्योंकि यहाँ तो जीतने के चांसेस होते हैं इसलिए। और यूएसए की एंट्री होती है 1917 के अंदर, जिसको एक हीरो की एंट्री बोला जाता है, और फाइनली वहीं पे वॉर जो है वो खत्म हो जाता है और एंड हो जाता है। यूएसए की एंट्री क्यों होती है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, यूएसए की एंट्री इसलिए होती है कि जर्मनी जब यहाँ पे बैटल धीरे धीरे छूट हार रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, धीरे धीरे जब ऑस्ट्रिया और जर्मनी हार रहे थे, तो जर्मन्स की ना काफी ज्यादा दो तीन तरह की टेक्निक्स है। जर्मन्स जो है वो बहुत ज्यादा अटैक कर देते हैं, लाइक मैंने आपको जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर भी बताया था, कि जर्मनी की ये प्रॉब्लम है कि वो लोग एक बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं, जिसके अंदर एक होता है ब्लिट्ज़ टेक्निक। फटाफट फटाफट जाके वो लड़ते हैं, भागते हैं, टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं और मारते हैं, वहीं पे अटैक करते हैं। या फिर ओपन नेवल वॉरफेयर पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर देते, उन्होंने मतलब पैसेंजर शिप्स को मारना चालू कर दिया, और अमेरिकन शिप्स जो थी वो उस टाइम पे उन्होंने, जर्मनी ने अटैक कर दिया। पहली बार अटैक किया और बोला कि हमें पता नहीं था कि यूएसए की शिप है, ठीक है, माफ किया। दूसरी बार अटैक किया कि हमें नहीं पता। तीसरी बार अटैक किया, काफी सारे पैसेंजर्स जो है वो मारे गए थे, मर्चेंट्स जो है वो मारे गए थे यूएसए पे। तो यूएसए ने बोला, वार्न करने के बावजूद नहीं माने जर्मनी, देन यूएसए ट्राई टू सपोर्ट अलाइड पावर, कि अब मैं आऊंगा और आई विल फाइट अगेंस्ट जर्मनी। एंड यूएसए ने एक एकदम हीरो की तरह एंट्री की थी और इस वॉर को एंड तक लेके गए और इस वॉर को खत्म किया। एक और चीज हम देखने को मिलती है यहाँ पे, हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो यहाँ पे दो वॉरफेयर टेक्निक्स हमें देखने को मिली, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको बोला था कि इट इज फॉट विद द मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न वेपन्स। एक ट्रेंच वॉरफेयर होता है। ट्रेंच वॉरफेयर का मतलब होता है कि दूसरा, एक प्लेन के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं। लेट्स से दिस इज अ फ्रांस आर्मी, दिस इज अ जर्मन आर्मी। तो यहाँ पे वो लोग ट्रेंचेस बनाएंगे एक ही प्लेन के अंदर, और इसी के अंदर रहेंगे, इसी के अंदर सोल्जर्स रहेंगे, और ऐसे ऊपर आके अटैक करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो जर्मन जो है वो इस तरीके से अटैक करते थे, और रिटेलिएट में फ्रांस ने भी इस तरीके से अटैक करना स्टार्ट किया था। और ये लगभग, यू वोंट बिलीव, आई हैव सीन इन द डॉक्यूमेंट्रीज, जो नेटफ्लिक्स पे भी है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कि ये 2 साल तक इसी तरीके से वॉर करते रहे। और यहाँ पे बारिश आ रही थी तो यहाँ पे गड्ढे भर गए थे, पानी के अंदर सोल्जर्स के पांव थे, सिर ऊपर रहता था, ये वहीं सोते थे, वहीं खाते थे। इनको पीछे से सप्लाई मिलती थी, कभी कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि जैसे ही ऊपर आएंगे इनको यहाँ से गोली मार दी जाएगी। इस बड़े से प्लेन में दे वर इवन अनेबल टू क्रॉस इवन 200 मीटर। 200 मीटर की डिस्टेंस भी दोनों जो है ये क्रॉस नहीं कर पाए थे, और यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था सोल्जर्स का। इमेजिन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पे गड्ढा खोद के आप रह रहे हो, गड्ढा खोद के,
ऊपर इतनी भी गर्दन की आपको सोल्जर जो है दूसरी टीम से मार दिया जाएगा। रात को ये लोग सोते थे, एक दूसरे को अटैक करते थे, इस तरीके से इन लोगों ने एक दूसरे की जान जो है वो ली थी। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक था वर्ल्ड वॉर के अंदर देखा गया, ट्रेंच वॉरफेयर। सेकंड जो था ओपन नेवल वॉरफेयर, कि ओपन सी के अंदर नेवल से अटैक करेंगे एक दूसरे को। जर्मन्स ने यू बोट्स सबमरीन टेक्निक यूज की, ठीक है। एंड फाइनली दैट एक्चुअली लेड टू द ओपन नेवल वॉरफेयर, लेड टू द एंट्री ऑफ यूएस। बहुत सिंपल था, कुछ ज्यादा इवेंट्स थे नहीं, 3 इवेंट्स थे जो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये हुआ। नाउ एंड ऑफ द वो देखते हैं, तो एंड में ये हुआ कि बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स ने जर्मनी को बोला कि प्लीज स्टॉप दिस, ऑस्ट्रिया तो बहुत पावरलेस है बट आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व और हमारा सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। केजर विलियम को बहुत थ्रेट हुआ तो उन्होंने थ्रोन ही छोड़ दिया और हॉलैंड चले गए। 11th डे ऑफ 11th मंथ ऑफ 1918 ऐसा बोला जाता है कि डिक्लेयर्ड एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। ब्रिटेन के अंदर भी जो मोनार्क थे, दे अपॉइंटेड द पोएट्स लाइक एल्फर्ड टैंसन। उन्होंने काफी ज्यादा पोएम्स लिखी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, which shows like soldier as a hero, ग्लोरिफिकेशन दिया था सोल्जर्स को। बट एट द सेम टाइम काफी ज्यादा पोएट्स और लिटरेचर ने भी बोला कि वी शुड अवॉइड दिस वॉर, इस वॉर को हमें अवॉइड करना चाहिए, अब हो गया, इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा वॉर के अगेंस्ट भी थे, लाइक सोशलिस्ट पार्टी यूएसए के अंदर, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी, रशिया के अंदर बोल्शेविक, लोजा लग्जमबर्ग जर्मनी के अंदर। कॉन्सिक्वेंसेज देखें तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज, एक तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोनार्की जो है वो एंड हो गया जर्मन के अंदर, वहां पे रिपब्लिक बन गया। अनएम्प्लॉयमेंट, फेमाइन, इन्फ्लेशन, एपिडेमिक्स, ये काफी ज्यादा डिजीज फैली। रशिया का फॉल हो गया था 1917 के अंदर, जिसको हम रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एक सुपर पावर एमर्ज हुई, दैट इज यूएसए, क्योंकि यूएसए ने एक हीरो की तरह एंट्री ली थी। इमेजिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, 100 साल भी मतलब 200 साल, लगभग 150-200 साल के अंदर यूएसए कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था, ठीक है। बहुत सारे न्यू स्टेट्स बने, लाइक पोलैंड, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई, बाल्कन स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए, ऑटोमन एम्पायर एंड हो गया यहाँ पे। रशिया अपने आप में मॉडर्नाइजेशन करने लग गया। जर्मनी को जो एरिया उन्होंने यूनिफिकेशन के टाइम पे लिए थे फ्रांस के, उनको रिटर्न करने पड़े। एंड फाइनली एक हार्श ट्रीटी डेवलप हुई, दैट इज अ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जिसको लीग ऑफ नेशन भी बोला जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था वहां पे यूएसए के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने अपने एडवर्ड एमहाउस के साथ मिलकर एक लीग ऑफ नेशन बनाया, जिसको इंश्योर किया कि इसका गोल हो पीस। तो उन्होंने 14 पॉइंट्स भी बोला जाता है, 14 पॉइंट्स दिए थे, लाइक अबॉलिशन ऑफ सीक्रेट डिप्लोमेसी, जो कि मैंने आपको बात की थी कि सीक्रेट अलायंसेस बनने लग गए थे, ठीक है, अगेंस्ट वन अनदर। जैसे कि आज हम देखते हैं सीक्रेट अलायंसेस नहीं है, ओपन डिक्लेरेशन है कि कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट करती है। फ्री नेविगेशन होगा, फ्री नेविगेशन होगा, कोई भी कंट्री एक दूसरे को रोकेगी नहीं वाटर के अंदर। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। ऑल राउंड रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, आर्मामेंट्स का रिडक्शन होगा। हाउएवर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने धीरे धीरे सीक्रेट आर्मेशन बहुत ज्यादा करना चालू किया था, जो कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देखेंगे। कोलोनियल क्लेम्स इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन, जैसे कि हमने देखा ऑस्ट्रिया सर्बिया का जो इश्यू था मोस्टली इसी वजह से था। रशियन टेरिटरीज को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया ने जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर ली थी, लाइक बुल्गारिया और ऑटोमन्स तक आ गए थे, उनको वो छोड़ना पड़ा, ठीक है। देन आप देखो लिबरेशन हुआ फ्रांस का, एंड रीस्टोरेशन ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन, रीएडजस्टमेंट किया इटालियन टेरिटरीज, सर्बिया, रोमानिया, मोन्टेग्नो टू इवैक्यूएट एंड सी एक्सेस टू सर्बिया दे दिया। सेल्फ गवर्नमेंट आई नॉन टर्किश एम्पायर, यानी कि बाल्कन स्टेट्स के अंदर इंडिपेंडेंट पोलैंड को दिया सी एक्सेस को। एसोसिएशन ऑफ रिजर्व नेशन पीस, नेशन पीस के बारे में होना चाहिए। बाद में दो बहुत ज्यादा प्रोविजन ऐड किए थे, दैट इज जर्मनी विल पे द वॉर लॉस। ऐसा बोला जाता है कि जर्मनी पे जो ये लॉस लगा था, जर्मनी ने इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी उस पे लगा था, जो कि उन्होंने अभी 1998 के अंदर जो है वो फाइनल चुकाया है, जो भी उनका था लॉस जो था। एंड डिसआर्मामेंट टू जर्मनी, जर्मनी को हम जो है वो डिसआर्मामेंट करेंगे, ठीक है। एंड ना यही चीज हुई, वर्सेलेस ऑफ ट्रीटी के यही प्रोविजंस थे। यूपीएससी के अगर हम पीवाईक्यूज देखें तो यूपीएससी में इस तरीके के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, लाइक एनी सिंगल एक्सप्लेनेशन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज लाइकली टू बी टू सिंपल।
Obviously, there were multiple reasons we have discussed, like imperialism, nationalism, militarism and alliances. तो आपको इनका explanation देना है, और जो भी है बाल्कन वॉर्स, रशिया रशिया इशू विद सर्बिया, ठीक है, रशिया इशू विद ऑटोमन, जो भी है वो लिखोगे, देन मोरक्को क्राइसिस, ये सारे जो है वो explanation आप इसके अंदर दो. An amalgam of factors, intellectual, social, economic, as well as political and diplomatic, contributed to this horrifying conflict of monumental proportions. Explain. तो आपको मतलब बहुत सारे factors लिखने हैं that led to the World War I. It's very simple question, but language जो है वो थोड़ी सी tricky दे रखी है, so that आपको समझ ना आए, confuse हो, but this is the language. Now, second question is how far it is correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power. Means how far है, means आपको सबसे पहले तो explain करना है कि yes, it is fought for the preservation of balance of power. Of course, आप सब कुछ mention करोगे कि किस तरीके से cordial treaty sign की, किस तरीके से चाहते थे ऑस्ट्रिया की उनको भी पूरा राइट्स मिले बाल्कन स्टेट पे, बट बाल्कन स्टेट एट द सेम टाइम चाहते थे कि उनके भी एथनिसिटी के बेसिस पे वो, so they wanted to preserve power and they went to like Africa also, like Moroccan crisis mentioned karo. But at the same time mention karo ki it's not only preservation of balance of power, but greed for like colonies, greed for militarization and imperialism. इसके बारे में भी आप explain करो. Okay, so I hope ये World War I जो है वो आपको समझ आया हो. I try to explain it in a very easy way कि जो भी important events है उनको मैं आपको explain करूं. Anyway, simultaneously PYQ series चली रही है जिसके अंदर मैं PYQ discuss करूंगी, so that आपको explanation समझ आ जाए, और उस language को जो मैं PYQ के अंदर discuss करूंगी तो वो language वहां से आप ले सकते हो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, या इसके अंदर आपके दिमाग में कोई इवेंट्स है जो कि आप वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड ऐड करना चाहते हो, so you can mention in the comment section. So now, thank you so much. See you soon.